देखो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कब एक्शन में आया था? कि सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है, याद कैसे रखोगे? पैलिंड्रोम याद होता है ना, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम में NITIN नितिन होता है। आगे से सीधा पढ़े या पीछे से ही उल्टा पढ़े, स्पेलिंग सेम ही रहने वाली है। वैसे याद रख लेना 1881। ठीक है। अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर क्या था? कि सर 1872। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर अपने कंपनीज एक्ट का ईयर क्या है? नहीं, कंपनीज एक्ट नहीं सर, पार्टनरशिप एक्ट 1930। पार्टनरशिप एक्ट कब बना था? कि सर 1932 में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब बना था? कि सर 1930 में। ठीक है सर। कंपनीज एक्ट से पहले LLP एक्ट कब बना? सर 2008 में। एक्शन में 2009 में आया, लेकिन इसको हम बोलते 2008 में। ठीक है। नेक्स्ट सर आपका कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है सर। तो अब समझने वाली बात क्या है कि मतलब ऑलमोस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्ट्स, ऑलमोस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्ट्स 1881 का है। ठीक है सर। खूबसूरती वाली बात क्या है कि सर 1872 वाला जो एक्ट था, आप जब आपको ध्यान है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में जब भी चाहे आप फाउंडेशन लेवल पे हो, चाहे आप इंटर लेवल पे हो, चाहे आप फाइनल लेवल पे हो, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा आपको अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे। अमेंडमेंट मतलब समझते हो? सर अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? सर एग्जिस्टिंग लॉ में मान लो सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 2 में कुछ चेंजेस कर दिए, तो पूरा लॉ तो चेंज नहीं किया, एग्जिस्टिंग लॉ में ही एक पोर्शन को अमेंड किया, तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है पुराने लॉ को ही अपन ने फिनिश कर दिया, उसकी जगह नया लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया सेम सब्जेक्ट पे, तो इसको क्या बोलते हैं? कि लॉ रिपील हो गया। ये वाला जो एक्ट है, ये एक्ट रिपील हो गया और इसकी जगह या तो कोई नया एक्ट आया, नई नई चीजों ने उसको रिप्लेस कर दिया। तो अमेंडमेंट और रिपील में फर्क समझ में आया आपको? अमेंडमेंट तो एग्जिस्टिंग लॉ में हो रहा है, और रिपील जो हो रहा है वो मतलब पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। ठीक है। या फिर यदि रिपील वर्ड आप सेक्शंस के लिए यूज ले रहे हो, तो वो सेक्शन रिपील हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। अब सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना पुराना एक्ट है कि इसमें जितने चेंजेस एक्चुअल में करने चाहिए थे वो आज दिन तक हो चुके हैं। अब इसमें आपको अमेंडमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में वेरी रिसेंटली टिल 2018 तक भी आपको अमेंडमेंट्स देखने को मिले। 2015 2018 इस तरीके से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में आपको अभी तक भी चेंजेस और अमेंडमेंट्स देखने मिल रहे हैं। क्यों मैंने आपको बोला कि सर सीए फाउंडेशन में काफी सारी चीजों में, जैसे फाउंडेशन इंटर फाइनल है, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको फॉर एग्जांपल लॉ आपके फाउंडेशन और इंटर में है, तो सर लॉ में अमेंडमेंट्स आएंगे, तो सर सीए का स्टूडेंट जो है वो पुराने वाले लॉ के हिसाब से एग्जाम देगा, ओल्ड प्रोविजंस के हिसाब से या न्यू प्रोविजंस के हिसाब से? कि सर ये तो दिक्कत हो गई कि लॉ हम पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान, बीच में एक अटेम्प्ट था सितंबर अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट था जनवरी अटेम्प्ट, पता पड़ा यहाँ पर बीच में लॉ चेंज हो गया, हम जनवरी अटेम्प्ट देने वाले थे, तो अब हम पुराने लॉ के हिसाब से एग्जाम में लिखे या नए लॉ के हिसाब से एग्जाम में लिखे? तो इसका आंसर ये है कि सर ICAI का एक होता है RTP, रिवीजन टेस्ट पेपर। यदि उसको कोई अमेंडमेंट आपके जनवरी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल करना है, कि आपके लिए ये अमेंडमेंट आपके एग्जाम में आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा, तो वो उसकी जानकारी आपको कहाँ देगा बेटा? वो उसकी जानकारी आपको उस RTP में देगा, रिवीजन टेस्ट पेपर के। अभी तक की परिपाटी यही रही है कि वो उस रिवीजन टेस्ट पेपर के अंदर न केवल रिवीजन टेस्ट के क्वेश्चंस देगा, बल्कि ये भी बताएगा कि आपके इस वाले जनवरी अटेम्प्ट के लिए कौन कौन से अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल रहेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो स्मॉल कंपनी या स्मॉल LLP है, उसकी डेफिनेशन में चेंज कर दिया, तो सर वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, तो आपको कहाँ बताया जाएगा? RTP में बताया जाएगा। इसलिए आपको RTPs और MTPs देखने जरूरी हैं। RTP क्या? रिवीजन टेस्ट पेपर देखना चाहिए। MTP क्या? मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर की दो सीरीज मिलती है आपको हमेशा, MTP 1 और MTP 2।
इस बार वाला मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल 22 के लिए फर्स्ट आ रहा है और मई फर्स्ट वीक में सेकंड आ रहा है। यदि आप में से कोई उसमें रजिस्टर करके प्रैक्टिकली वहां जाके देना चाहता है मॉक टेस्ट, तो आप लोग देखना उस चीज को ऑनलाइन अपने पोर्टल पे जाके लॉगिन करके, आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, यूजर नेम पासवर्ड है, उससे लॉगिन करके आप लोग ये अटेम्प्ट, मतलब मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना चाहो, बहुत अच्छी बात है। नहीं करोगे तो, जो नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी समय नहीं मिल पा रहा है, वो क्या करेंगे सर, वो ऑनलाइन भी बाद में अटेम्प्ट, मॉक टेस्ट पेपर होने के बाद में ऑनलाइन भी डिस्प्ले हो जाते हैं क्वेश्चंस और उसके सजेस्टेड आंसर्स, तो वहां से पढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है। आरटीपी, एमटीपी और मेन जो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं वो तो अपने को देखने ही है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आपके काफी सारे उसमें पास्ट क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे ही मैंने एमटीपी, आरटीपी पास्ट क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे ही मैं बना रहा हूँ। क्या इतनी बुद्धि आई आप लोगों को? यस सर। मैं किस लिए बता रहा हूं आपको ये सब? द रीजन बीइंग वेरी सिंपल। एक तो आरटीपी क्यों देखना चाहिए, चाहे वो फाउंडेशन में हो, चाहे इंटर में हो, चाहे फाइनल में हो। अमेंडमेंट्स अपने कौन से एप्लीकेबल होंगे सर, यहाँ बताए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, चेंजेस, कई बार बच्चा नया जवाब लिख देगा जो अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट आईसीआई ने आरटीपी में एप्लीकेबल किया ही नहीं है, तो तुम्हारा जवाब फालतू फालतू में गलत हो जाएगा, नया आंसर लिखने के बावजूद, क्योंकि उसने आईसीआई ने तुम्हारा अप्लाई ही नहीं किया था, ठीक है। इसलिए ज्यादा अपने होशियारी भी नहीं दिखानी है, जो अपने एप्लीकेबल है उसी को आरटीपी से रेफर करके फिर लॉ में चेंजेस होते हैं। मेजर चेंजेस कहाँ होते हैं कि सर, कंपनीज एक्ट में होते हैं, तो कंपनीज में बहुत चेंजेस होते हैं, एलएलबी में कभी कभार हो जाते हैं, रिसेंट एक्ट्स है, और वेरी रिसेंटली इस पुराने एक्ट तक में भी चेंजेस देखने को मिले थे, ठीक है सर। आ जाओ अब आगे चलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे। सर वर्ड है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, तो लिखते जाना, कारण है, नोट नहीं करोगे ना तो हवा में रह जाएगी चीजें। ये एक्ट थोड़ा सा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, एक टिपिकल सा एक्ट है, एकदम से एक बार में समझ में आने वाला एक्ट नहीं है। मैं भी आज दिन तक इसमें कई जगह समझने की कोशिश करता हूँ। तो निगोशिएबल वर्ड का क्या मतलब होता है और इंस्ट्रूमेंट वर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। नोट करना, निगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। निगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, यानी कि इसकी ओनरशिप, ये जो इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट है ना, इसकी ओनरशिप आप ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो निगोशिएबल वर्ड इज ट्रांसफरेबल एंड इंस्ट्रूमेंट इज डॉक्यूमेंट। अब मुझे ये बताओ, डॉक्यूमेंट हमेशा रिटर्न फॉर्म में ही होता है ना, ओरल डॉक्यूमेंट कब से ओरल फॉर्म में होने लग गया? तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है, तो उसका मतलब बहुत सिंपल सा है, आप एक ऐसा रिटर्न फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिससे आप किसी को पैसा देने का या ऑर्डर दे रहे हैं, पैसा देने का, या तो वादा कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं किसी को पैसा देने का, ठीक है। यानी कि ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज इन्वॉल्व, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज इन्वॉल्व, ठीक है। सर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं सर अपन? सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा है ना मनी ट्रांसफर करने के लिए बनते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा किस लिए बनते हैं कि सर पैसा ट्रांसफर करने के लिए बनते हैं। यदि कोई और चीज ट्रांसफर करने के लिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे दक्ष अग्रवाल अपनी एक जमीन करण फारिया को बेच रहा है, तो करण फारिया ने स्टैम्प पेपर पे बिल्कुल उसका पूरा सेल डीड बनवाया और दोनों इस पे साइन करेंगे। सर रिटर्न डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, रिटर्न फॉर्मेट में है, ट्रांसफर भी हो रही है इससे चीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। पर सर क्या इसमें पैसा ट्रांसफर हो रहा है? नहीं सर, इसमें जमीन ट्रांसफर हो रही है या फ्लैट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ। बात समझ में आई? बात समझ में आई? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? सर पोर्शन कहाँ का था? सीए इंटर का था, कहाँ उठा के डाल दिया? फाउंडेशन में डाल दिया, तो थोड़ा सा लेवल वो नहीं रखा है जो इंटर का था, लेवल थोड़ा सा आसान बना दिया है आप लोगों के लिए। बात समझ में आई? ठीक है। सर कितने नंबर का वेटेज आता है, कितने नंबर का पेपर आता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से?
सर एक रेंज दी हुई है, 10 से 15 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। अभी तक के जो नए अटेम्प्ट के अनुसार पेपर्स हुए हैं उसमें 120 में से 14 नंबर का पेपर इसमें से देखा गया है। सर पेपर तो 100 नंबर का होता है, आप 120 कैसे बोल रहे हैं? ठीक है सर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, सर सारे क्वेश्चंस कितने नंबर के होते हैं कि सर 20-20 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन का आपको चॉइस मिलता है या नहीं मिलता है? ये सर आप कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, इसको तो करना ही है, इसको नहीं छोड़ सकते। क्वेश्चन नंबर 3 से 6, सेकंड से 6 तक में एक क्वेश्चन आप कोई भी छोड़ सकते हैं। तो सर पेपर कितने नंबर का हुआ? सर 120 नंबर का हुआ। उसमें से 14 नंबर का आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का क्वेश्चन देखने मिलेगा। क्या आप चॉइस पे छोड़ सकते हो? नहीं सर, नहीं छोड़ सकते हैं, करना ही पड़ेगा। ये सिंगल चीज प्रूव हो जाएगी, आप पास होएंगे या फेल होएंगे उसमें बहुत आपको मैटर करेगा कि आपने एक 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 चीज कैसे की है। एलएलपी में से कितने का आता है सर? जनरली 6 नंबर, 10 नंबर का, 10 नंबर तक का बोलते हैं, 6 नंबर तक का देखने मिल जाता है। ठीक है, 5 से 10 की रेंज होती है, अभी तक 6 नंबर के देखने मिल गए। पहले 5 नंबर के देखने मिलते थे, अभी 6 नंबर के देखने मिल रहे हैं। सर 3+3 के भी देने चालू कर दिए हैं एलएलपी में। कोई अकेला 6 नंबर का किसी साल दे देते हैं, किसी साल दो कंसेप्ट पूछने होते हैं तो 3+3 का बना देते हैं उसको। तो ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन में दो एलएलपी के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है सर। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब अपन ने समझ लिया कि सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में बना हुआ है, अभी तक चेंजेस होते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का वेटेज कितना है? निगोशिएबल वर्ड होता है ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इज नेसेसरीली टू बी इन रिटन फॉर्म। ठीक है सर। सर ट्रांसफर कैसे होता है? मान लो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में अभी तक पढ़ लिया है ना कि यार अलग अलग तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम तो सुना ही है, कि सर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। नाम सुने हैं ना इन सब चीजों के, है ना? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, सब जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो इस बारे में आप लोग। ठीक है, तो सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में मिनिमम दो पार्टीज होनी जरूरी है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में मिनिमम तीन पार्टीज भी होनी जरूरी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में दो पार्टीज मिनिमम चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में तीन पार्टीज मिनिमम चाहिए। जब कराऊंगा तब आपको बता दूंगा किसमें क्या। ठीक है, यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आदमी खुद के लिए नहीं बना सकता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आदमी, सिंगल पर्सन है, वो खुद के लिए नहीं बना सकता है, ये बात ध्यान रखें। जनरली नहीं बना सकता है। गॉट द पॉइंट? यस सर। अब सर ट्रांसफर कैसे होगा? मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को प्रॉमिस किया, एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1,00,000। आई, मिस्टर एक्स लिखते हैं प्रॉमिसरी नोट पे, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1,00,000 ऑन 23/2025। नीचे साइन करते हैं, ऊपर आज की डेट डालते हैं, नीचे साइन करते हैं, बन गया प्रॉमिसरी नोट। ठीक है सर। मिस्टर वाई को आज पैसे की जरूरत थी या किसी को पेमेंट करना था, तो उन्होंने क्या किया? इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर दिया। इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स वर्ड का मतलब समझते हो ना? कि सर क्या किया? लिखा कि मैं मिस्टर वाई जो है, ये मिस्टर जेड को ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ वैल्यू ऑफ ₹1,00,000 या 90,000 डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा हूं। ठीक है, तो ₹1,00,000 में मैं इनको दे रहा हूं, और नीचे साइन कर दिया, यानी वाई ने जेड को एंडोर्स कर दिया। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो गया या नहीं हो गया? ट्रांसफर हो गया या नहीं हो गया? बोलो यस और नो। तो सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में जब एक्स ने वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया, जेड ने ए को दिया, तो सर ये क्या हो रहा है? सर ये एंडोर्स हो रहा है, एंडोर्समेंट हो रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहा है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर। तो इस तरीके से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल होते हैं। अब जहां तक जो भी मैं आज करा रहा हूं बेटा, जो जो आप नोट करना चाहो नोट करना। ये बेसिस बना रहा हूं मैं आपका, किस चीज के लिए? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में,
आगे समझने के लिए ये बेसिक बातें समझोगे ना कि सर क्या क्या अमेंडमेंट्स, क्या आरटीपी एमटीपी सर कितने नंबर का, ओके नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है सर मिनिमम कितनी पार्टीज होती है कि सर कुछ में दो कुछ में तीन, तो दो तो चाहिए ही चाहिए, आदमी खुद के साथ नहीं बना सकता, ठीक है। नेक्स्ट सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा ट्रांसफरेबल होते हैं, हमेशा ट्रांसफरेबल होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये इनकी क्वालिटी होती है। ट्रांसफर किसकी, सर ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, उसमें एक्स से वाई के पास में चला गया, वाई से जेड के पास में ओनरशिप चली गई उसकी। गॉट द पॉइंट, यस सर। अब सर मजे की बात, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में कहीं भी ये डिफाइन ही नहीं किया गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है, कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग क्या है, कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग क्या है, ये कहीं पर भी होते क्या है, ये तो अपन ने एक जनरल भाषा में मैंने आपको समझाया, जनरल वर्डिंग्स में मैंने आपको समझाया है कि सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग क्या है। लेकिन सेक्शन 13 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में ये बताया गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, एक तो होता है प्रॉमिसरी नोट, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और एक होता है चेक, ठीक है। क्या बताया गया है, सेक्शन 13 ये बोलता है ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट दैट प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, क्या ये दो बातें समझ में आ गई कि सर डिफाइन करना है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट तो अपने को जर्नल पार्लांस में ही करना पड़ेगा, लीगल डेफिनेशन नहीं है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में दी हुई, ठीक है। तो मीनिंग क्या है ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। टाइप्स क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, ये कहां बताए हुए हैं कि सर सेक्शन 13 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट स्टेट्स दैट negotiable instrument is promissory note, bill of exchange and check are included in the parlance of negotiable instrument। नेतन सुहान समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। नेतन रिबेरियो वीडियो ऑन नहीं करता है, नमित, नमित समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। सुहान गोयल कितने दिन के ब्रेक के बाद आया है तू? सुहान कहाँ चला गया है, कितने दिन का ब्रेक लिया रे, इतने बड़े बड़े ब्रेक कौन लेता है, हैं? चलो कोई नहीं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम फर्दर। सर अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने कभी वो अमिताभ बच्चन का शो देखा है केबीसी है? तो केबीसी याद कैसे रखोगे, बस के को हटा के पी कर देना, पीबीसी। पी स्टैंड्स फॉर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ठीक है। इसको इसी ऑर्डर में याद करना है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ऐसा मत करना सर तीन तरीके के होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट, नहीं ऐसे याद नहीं करना। जो ऑर्डर केबीसी मैंने क्यों बताया आपको, के को हटा के बस पी कर देना, तो केबीसी की बजाय पीबीसी। इस ऑर्डर में क्यों याद करना है, बिकॉज दिस इज सेक्शन 4 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड सेक्शन 6 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये समझ में आ गया लॉजिक क्यों है इसी ऑर्डर में याद करने का, केबीसी पीबीसी, ठीक है। तो सर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में ये तीन तरीके होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। कहने का मतलब सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में एक्ट में ये तो बताया हुआ है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स केवल तीन प्रकार के होते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स केवल तीन प्रकार के होते हैं ये नहीं बोला गया है। यानी कि आप बहुत सारे तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और भी होते हैं। क्या आपने सुना है हुंडी, हुंडी नाम सुना है आपने कभी भी अपने उसमें? तो सर चलो मैं बताता हूं आपको हुंडी क्या होता है। एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट ही होता है बेटा, जो कि अपनी लोग गांवों में, मान लो नेथन रिबेरियो इज अ फार्मर,
नेथन रिवेरियो को जरूरत पड़ गई पैसे की तो वो किसके पास में जाता है सर? मनी लेंडर के पास में। मनी लेंडर उससे एक नोट लिखवाता है कि नेतन से, कि नेतन प्रॉमिस कर रहा है इसको पैसे पे करने का इतनी इतनी तारीख को, ठीक है, इतना अमाउंट। ओके सर। तो सर वहां की जो लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, जिसमें कि लोकल कस्टम्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, तो उसको हम प्रॉमिसरी नोट नहीं बोल के उसको हुंडी बोल देते हैं। HUNDI, हुंडी। ठीक है। तो सर और भी चीजें हैं जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूड होती है, कि सर कैसे, कि सर ऐसे कि निगोशिएट, नोट कर लो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन ये तो कर लिया ना, सेक्शन 13 के हिसाब से तीन ही होते हैं, कि सर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। ऊपर लिख लेना सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ठीक है। लेकिन दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव, कि एग्जॉस्ट कर दिया यहां पर कि इसके बाद अब कुछ नहीं होता है, ठीक है सर। other types of negotiable instruments are also there, sir। कैसे other types of negotiable instruments? कि सर थ्रू यूजेज ऑफ ट्रेड और कस्टम, थ्रू यूजेज ऑफ ट्रेड और कस्टमरी प्रैक्टिसेस से भी सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यूजेज ऑफ ट्रेड और कस्टमरी प्रैक्टिस से भी होते हैं, जैसे कि हुंडी, ठीक है, ये भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि सर गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स, कारण बताऊंगा बाद में कि इनको अलग से क्यों लिखते हैं। सर कई बार रेलवे रिसिप्ट्स, जो रेलवे रिसिप्ट्स होती हैं, रेलवे रिसीट्स फॉर गुड्स, सर इनको भी आप, रेलवे रिसिप्ट्स फॉर गुड्स जिनको दिखा के आप गुड्स छुड़ा सकते हो, सर वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सारी क्वालिटीज उनमें रखते हैं। लेकिन सर क्या उनसे पैसा ट्रांसफर होता है एक बंदे से दूसरे बंदे के पास में? नहीं सर, पैसा तो ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए बस मात्र इस वजह से इनको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बोल सकते। तो कई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय यूजेज ऑफ ट्रेड और कस्टम आते हैं, जैसे कि हुंडी, वो भी, उनपे भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट लागू हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आपने और भी सुना होगा सर, ड्राफ्ट भी तो होते हैं। कभी आपने सुना है कि कहीं अपन कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, कहीं अपन कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, तो अपने को ड्राफ्ट तैयार करके लाने का बोलते हैं। हैव यू एनी टाइम हर्ड अबाउट व्हाट इज अ ड्राफ्ट? कभी सुना है ड्राफ्ट क्या होता है? चेक और ड्राफ्ट में क्या फर्क होता है रे? कोई बता सकते हैं? तुम लोग 12वीं पार कर गए हो, कॉलेज में आ गए हो। सर बेसिकली फर्क ये होता है, चेक तो आपको चेकबुक मिली, उसमें आपने लिख दिया इसी से आदमी को इतना पे किया जाए, अमाउंट लिख दिया, यहाँ पर साइन कर दिया, काम खत्म, ठीक है। मान ले हमारे, मान लेते हैं हमारे नमित ने 1 लाख रुपए का चेक काटा। ओके, नमित के खाते में है ही 50,000 रुपए, तो क्या ये 1 लाख रुपए का चेक पास होएगा बैंक अकाउंट जिधर भी प्रेजेंट किया जाएगा? नहीं सर, ये चेक बाउंस हो जाएगा, ये चेक डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। तो सर जिसको दिया उसके साथ में धोखा हो गया, ये तो एक तरीके का, ठीक है सर। पर अब ये बताओ, यदि सामने वाला आपसे बोलता है मुझे चेक नहीं मुझे ड्राफ्ट दो, ठीक है, तो नमित क्या करेगा? नमित बोलेगा अपने बैंक को कि मेरे खाते में 1 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा है, उसमें से इस आदमी के नाम पे 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट बना के दो। तो बैंक क्या करेगा? इसके खाते में ये 1 लाख रुपए ब्लॉक कर देगा, ठीक है। मान लो खाते में 1.5 लाख रुपए थे, तो 1 लाख रुपए ब्लॉक कर दिया। अब रिमेनिंग पेमेंट्स के लिए नमित के पास में 50,000 रुपया ही बचा हुआ रहेगा। उस नाम, आदमी के नाम का ड्राफ्ट बना देगा, जिसमें बैंक का यहां पर सब कुछ साइन और सील होएगा, ठीक है। नमित ने तो बैंक को बोला कि ड्राफ्ट बना के दो। ये सर ड्राफ्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक आपके खाते में उतने पैसे नहीं हो, एंड इट इज अ क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द बैंक कि जब ये प्रेजेंट किया जाए तब ये 1 लाख रुपए आप उनको उनके खाते में ट्रांसफर कर देना। तो वो आदमी जाएगा अपने बैंक में ड्राफ्ट प्रेजेंट करेगा, वो ड्राफ्ट 1 से 1 लाख रुपए, यानी कि ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ड्राफ्ट इज अ सॉर्ट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यस। हालांकि इसकी बात करी नहीं गई है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में। हम तो क्या बोल रहे हैं सर, ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी कि और भी तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर, गॉट द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कि सर वेटेज समझा दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में समझा दिया। चलिए अब दो बातें, चलिए दो बात और समझाता हूं। बैंक नोट्स और करेंसी नोट्स। बैंक नोट्स और करेंसी नोट्स नेक्स्ट क्लास कब है रे? अब आज के दिन में 3 बजे है, 4 बजे है? 4 बजे। 4 बजे, ठीक है। बैंक सर नोट्स और करेंसी नोट्स में ये क्या होते हैं? व्हाट आर करेंसी नोट्स? तुम लोग जेब में रुपए लेके घूमते हो ना, करेंसी है वो इंडिया की, यस। सर कितने रुपए के डिनोमिनेशन में आती है कि सर 10 रुपए में देखा है, 20 रुपए में देखा है, 50 रुपए में देखा है, और 100 रुपए का देखा है, 200 रुपए का देखा है, 500 रुपए का देखा है। ठीक है सर, 2000 वाला क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गए एक। क्या कभी आपने 1 रुपए के नोट देखे हैं, 2 रुपए के नोट देखे हैं? यस और नो? देखे तो होंगे यार, ऐसा नहीं है कि कभी देखे नहीं होंगे। हालांकि अब कॉइन्स चलते हैं, यहाँ तक कि 20 रुपए के भी कॉइन्स आजकल मार्केट में खुले चलने लग गए हैं। पैसा डिवैल्यू हो गया, अपना रूपी डिवैल्यू हो गया, इसलिए जितने बड़े रुपए के नोट फटाफट खुलते जाए ना, इसका मतलब है अपनी परचेजिंग पावर उतनी कम होती जा रही है। ठीक है, तो सर अब फर्क क्या है यार कि ये जो करेंसी नोट्स है ना, ये तो कौन छापता है रे? ये छापता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक नोट कौन प्रिंट करता है? सर गवर्नमेंट प्रिंट करती है। बात समझ में आ गई? यस सर। दोनों में बेसिकली ये फर्क होता है कि सर ये आरबीआई के परव्यू में छापना और ये गवर्नमेंट के परव्यू में। अपन ये क्योंकि सर क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? देखो आपको ध्यान होगा, कोई भी एक नोट उठा के देखो, 10, 20, 50, 100, 200 वाला, यहाँ पर आरबीआई का जो गवर्नर होता है, जो भी जिस भी समय नोट छापा जा रहा है, उस समय आरबीआई का जो गवर्नर होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज। जैसे 20 रुपए का नोट है, 20। ठीक है, वो प्रॉमिस कर रहा है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज 20, यानी कि एक तरीके का प्रॉमिस आ गया। इस प्रॉमिस से क्या हो रहा है? मनी ट्रांसफर किया जा रहा है। यस सर। तो ये क्या हो गया सर? डॉक्यूमेंट रिटर्न फॉर्म में है या नहीं है? यस सर। तो सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सारी चीजें इसमें आ रही है या नहीं आ रही है कि सर निगोशिएबल है, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है? यस सर, बिल्कुल हो रही है। सर निगोशिएबल होने के बाद में सर ये डॉक्यूमेंट इन रिटर्न फॉर्मेट है? यस सर। प्रॉमिस है या नहीं है? प्रॉमिस टू पे द वैल्यू है? यस सर। प्रॉमिस, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस ही होता है। सर अमाउंट फिक्स्ड है या नहीं है? हाँ सर। साइन है या नहीं है? हाँ सर, नीचे उसके आरबीआई गवर्नर के साइन भी होते हैं इस चीज के नीचे लिखे हुए। ठीक है, सो आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज 20। सो इज दिस करेंसी नोट अ सॉर्ट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? बताओ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर सारी बातें पूरी हो रही हैं? हाँ सर हो रही हैं। तो क्या ये करेंसी नोट जो है वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? सर आंसर इसका ये है कि सर निगो जो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई कब बना सर? 1934। आरबीआई एक्ट का आई थिंक इट इज सेक्शन 21, वो मना कर देता है कि सर आरबीआई जो भी काम कर रहा है ना, जैसे करेंसी नोट इशू करने का, सिमिलर थ्योरी फॉर बैंक नोट जो गवर्नमेंट इशू करती है, सर ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दायरे से बाहर रहेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के दायरे से बाहर रहेंगे। जो भी करेंसी नोट्स वगैरह जो आरबीआई इशू कर रहा है, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उन पे लागू नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि उस एक्ट ने मना कर दिया, ठीक है तुम्हारे प्रोविजन है रखो, हम जो चीज बनाएंगे उस पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। नहीं तो क्या हो गया,
आरबीआई एक्ट भी संभालना पड़ता और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 भी संभालना पड़ता और आरबीआई के लिए दुनिया भर की तकलीफ हो जाती। इसलिए एक्सक्लूड कर दिया है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 21, मोस्ट प्रोबेबली यही सेक्शन है, के थ्रू आरबीआई जो भी करेंसी नोट्स वगैरह जो भी इशू करता है उसको एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? देखो आरबीआई कौन है? बैंकर टू दी गवर्नमेंट है, ये बात ध्यान रखना। है या नहीं? गवर्नमेंट को जब भी पैसा लेना देना वगैरह की जरूरत पड़ती है तो हु इज द बैंकर टू दी गवर्नमेंट? की सर आरबीआई है। ठीक है, वो जो भी काम करेगा वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के परव्यू से बाहर रहेंगे। ठीक है, हाँ, सेक्शन 21 ही है। ऑल्दो इट इज अ प्रॉमिस टू पे बाय द गवर्नर, बट सर ये क्या है? करेंसी नोट्स क्या होते हैं कि सर लीगल टेंडर होते हैं। ये बात ध्यान रखना। करेंसी नोट्स आर एक्चुअली लीगल टेंडर्स एंड दे हैव बीन एक्सक्लूडेड from the purview of section 21, that the negotiable instruments act will not be applicable on bank note and currency notes। currency notes section 21, बैंक नोट की थ्योरी अपने आप लागू होती है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई। अभी तक किसी को कोई डाउट? अभी तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अब एक बात ध्यान रखना कि सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना वो दो तरीके से पेएबल होते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो दो तरीके से, टू वेज और टाइप्स ऑफ पेएबल, ऑफ गेटिंग पेएबल। क्या सर? कौन से दो तरीके होते हैं? एक तो होता है पेएबल एज टू ऑर्डर, और दूसरा होता है पेएबल एज टू बेयरर। पेएबल एज टू ऑर्डर और पेएबल एज टू बेयरर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेएबल एज टू बेयरर? मान लो नेथन रिबेरियो को मैंने एक चेक काट के दिया, ठीक है, तो सर कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो भी उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बियर बियर कर रहा है, यानी कि जिसके कंट्रोल में वो, जिसके पोजेशन में वो है, सही तरीके से पोजेशन में आया हुआ है, जिसके पास में सही तरीके से, जिसके पास में पोजेशन में आया हुआ है, ही इज द बेयरर। मैंने इसे फॉर वैल्यू से एक चेक काट के दिया नेथन रिबेरियो को, तो नेथन इज द बेयरर ऑफ दैट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि बिल्कुल फॉर वैल्यू, इसने मेरे को कोई सर्विसेज दी थी और उसके बदले में मैंने इसको ये चेक काट के दिया है। ठीक है, तो सर ही इज द बेयरर ऑफ दैट चेक, तो ये जाके उसको छुड़ा सकता है। कई बार प्रॉमिसरी नोट, मान लो आई प्रॉमिस टू पे, तो उसमें क्या हो गया कि सर एक्स ने वाई को एंडोर्स कर दिया, ही बिकम्स द बेयरर। वाई ने जेड को एंडोर्स कर दिया, ही बिकम्स द बेयरर। तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो भी उस इंस्ट्रूमेंट के पोजेशन में होगा, जो उसको बेयर कर रहा होगा, वो जा एंटाइटल्ड हो जाता है। जिसने भी मिस्टर ए ने वो प्रॉमिसरी नोट बनाया तो जाके उनसे वो अमाउंट ले लेगा जो भी प्रॉमिसरी नोट में लिखा हुआ है। तो एक तो होता है पेएबल एज टू बेयरर, जो भी उसको होल्ड कर रहा है, जो बेयर कर रहा है, उसको पेमेंट मिल जाएगा। एक होता है पेएबल एज टू ऑर्डर, कि सर आपने चेक पे लिख दिया कि मिस्टर एक्स को मैं पेमेंट कर रहा हूं, या मैंने लिख दिया नमित को मैं पेमेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो पेबल एज टू ऑर्डर का मतलब होता है कि सर नमित को ही पे करना है। बात समझ में आ गई? या नमित जिसको ऑर्डर करे उसको पे करना है, या नमित जिसको ऑर्डर करे उसको पे करना है। बात समझ में आ गई? नमित ने चेक के पीछे लिख दिया कि मैं करण फारिया को ये चेक एंडोर्स करता हूं। बात समझ में आ गई? तो सर इस तरीके से होते हैं। ये थोड़ा और कंसेप्ट अपन बाद में समझेंगे, बट अपने को ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, पेबल एज टू ऑर्डर एंड पेबल एज टू बेयरर। सर इसका एक एग्जांपल देखते हैं। दक्ष अग्रवाल, आता हूं मैं तेरी तरफ, रुक जा। एक बार सेम लिंक पे रिज्वाइन करो, टाइम खत्म हो गया है, सेम लिंक पे रिज्वाइन करो जल्दी।